हाँ जी, क्या हाल चल रही है बच्चों? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया है और तैयारी तो बड़े अच्छे से चल रही है ना? और त्योहारों का सीजन चल पड़ा है तो बिल्कुल, लेकिन उस बीच में जो हमें एक चीज ध्यान में आती है वो ये है कि हमें अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखना है। क्यों? क्योंकि फिर एग्जाम्स भी हमें दस्तक दे रहे हैं और फिर ऐसा ना हो कहीं कि जैसा ये लास्ट टाइम हुआ है हमारे साथ में बाय CCSU, है ना? तो इसलिए क्या करके चलेंगे, हम पहले से अपनी जो है तैयारी करके चलेंगे इसके रिगार्डिंग। हाँ जी, तो हम उसी तैयारी में कुछ थोड़ा सा आपको अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, है ना? आइए जरा, हम जैसे आपसे पहले पहले ही कह चुके हैं कि हम आपकी यहाँ पर कुछ हेल्प जरूर करने वाले हैं। कुछ थोड़ा सा यहाँ पे होगी, कुछ आपके एप्लीकेशन पे होगी। तो आइए जरा कुछ देख कर चलते हैं। अभी आपने फर्स्ट चैप्टर जैसे मुझे पता चला है सभी बच्चों ने कंप्लीट कर लिया है, तो आइए जरा उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करके चलते हैं एमसीक्यूज की, बिकॉज एग्जाम के अंदर एमसीक्यू आने वाले हैं। तो हम जरा एमसीक्यू देख के चलते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू बात करते हैं जरा, अंशों पर प्राप्त प्रीमियम को दिखलाया जाता है। यानी कि जब हमने एंट्री पास करी, हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास प्रीमियम आया। बेसिकली हमने 10 रुपए का शेयर 10+ में इशू कर दिया, है ना? वो चाहे फिर 1 रुपए पे हो सकता है, 2 रुपए पे, 3 रुपए, कितना भी हो सकता है। क्या इसके ऊपर कोई लिमिट है? नहीं है। बट क्या एक कंपनी जो है वो कटौती पे शेयर इशू कर सकती है? हाँ जी। तो मेरे को जरा कमेंट में बताएंगे सभी कि क्या कंपनी कटौती पे शेयर इशू कर सकती है, और अगर हाँ तो कौन कौन से सिनेरियो जिनमें हम कटौती पर शेयर जारी कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए जरा ऑप्शंस देके चलते हैं हम। पहली बात, कहां पे दिखलाया जाता है? लाभानी विवरण के विवरण पत्र के आगमों में, यानी कि रेवेन्यू साइड, या फिर क्रेडिट साइड बोल दें इसको, या फिर लाभानी विवरण पत्र के व्यय में, एक्सपेंसेस बोले, या फिर इनको डेबिट साइड बोल दें हम, वहां पे दिखाया जाता है क्या? देन चिट्ठे के समता और दायित्व भाग में, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में, है ना? पहले क्या होता था, ये कंपनीज एक्ट 2013 के बिफोर यहाँ पे सिर्फ हमें जो है लायबिलिटी देखने को मिलती थी, बट अब जो है इक्विटी एंड लायबिलिटीज डिफरेंट कर दिया गया है। पीछे का रीजन आपको मालूम है, हम पहले ही क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आई होप यहाँ तक अभी सभी साथ साथ हैं। तो क्या इसे लायबिलिटी साइड में दिखाया जाना है या फिर इसे एसेट साइड में दिखाया जाना है? किस बारे में बात हो रही है बच्चों? प्रीमियम। कौन से वाला प्रीमियम? क्या 10+ मान के चलो 2 में शेयर इशू किया था, है ना? तो हमें वो जो सिक्योरिटी प्रीमियम मिलके चल रहा था, इस 2 रुपए को जो हमने रिसीव किया, यहां पे हमने क्रेडिट किया था टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और इसको हम डालेंगे कहां? तो देखिए कहां डालने वाले हैं, चिट्ठे के समता और दायित्व भाग। तो योर आंसर इज सी। अब ये क्यों सर? आप जानते हो अच्छे से कि बच्चों जो भी हमें, ये सबसे पहली बात, ये कैपिटल नेचर की एक चीज है, इसके ऊपर लिमिटेशन लगाई हुई है कंपनीज एक्ट 2013 ने। सेक्शन 52 आपको साफ साफ नोट करता है कि आपने कहां कहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज करके चलना है। ठीक है बच्चे, तो वहां पर ही हम इसको यूज कर सकते हैं। तो अब क्या हम इसे पीएनएल में डाल देंगे, एसओपीएल में डाल सकते? नहीं डाल सकते। भाई क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि बच्चे अगर वहां पे डाल दिए तो फिर क्या होगा, पीएनएल वाला पैसा तो हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई किसी तरह की लिमिट नहीं होती, वो रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट होता है, तो गड़बड़ी हो जाएगी ना। कैपिटल नेचर का है ये, एक अमाउंट जो हमें रिसीव हो रहा है, और इसके ऊपर स्पेसिफिकली रिस्ट्रिक्शन भी लगाई हुई है कंपनीज एक्ट ने, तो हमें इसको लायबिलिटी में डालना पड़ेगा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शो होके चलेगा। ये शेयर होल्डर फंड्स के अंदर हमारा रिजर्व एंड सरप्लस में शो होके चलेगा। ओके, आगे ही जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। स्वेट इक्विटी शेयर, स्वेट समता अंशों पर निर्गमन पर कटौती को दिखलाया जाता है। हाँ जी बच्चे, अगला ही क्वेश्चन, मैं यहां पर अभी कुछ नहीं कहूंगा,
स्वैट क्षमता अंशों पर निर्गमन पर कटौती को दिखलाया जाता है। अभी आप कहोगे सर हमने तो कुछ बच्चों ने क्या पढ़ा है कि अंश कटौती पर जारी नहीं होते। अरे नहीं बच्चे, ऐसे नहीं है। सामान्य केस में यानी कि कंपनी जो पब्लिक इशू करती है, इन दैट केस कंपनी जो है कटौती पे अंश निर्गमित नहीं कर सकती। बट कुछ केसेस हैं जहां पर कंपनी कटौती पर अंशों का निर्गमन कर सकती है, और उनमें से एक केस ये भी है, दैट इज स्वैट इक्विटी शेयर्स। हाँ जी। तो इस पर जो हमें कटौती हम दे के चल रहे हैं, हम जो बेसिकली डिस्काउंट दे रहे हैं, इसको हम कहां दिखा के चलेंगे, ये बात सिर्फ इतनी सी करके चल रहा है। आइए, लाभ हानि विवरण पत्र के आगमों में यानी कि आपने रेवेन्यू साइड दिखाना है, आपने एक्सपेंसेस साइड दिखाना है, या फिर आपने इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शो करके चलना है, या फिर आपने इसे एसेट साइड में शो करके चलना है। इतनी सी बात है बच्चे, और मुझे पता है सभी बच्चे जानते हैं। बताइए। ये लो, अभी बेसिकली हमने देखो करना क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है ना। ऐसे ही नहीं कि हाँ जी सामने हमारे ऑप्शन आ गया तो हम जस्ट उसको ठीक है टिक करेंगे। बच्चे वहां पे हमें कोई आंसर बताना नहीं है, हमने अपने दिमाग से सोचना है, हमें अपनी स्किल्स लगानी है उसके अंदर। अगर हम कहीं पर लैग कर रहे हैं तो इन दैट केस आपको वो डाउट जो है अपना क्लियर करना जरूरी है। ठीक है जी। तो हम इसको कहाँ शो करके चल रहे हैं बच्चे, कटौती को हम शो करके चल रहे हैं चिट्ठे के समता और दायित्व भाग में। अरे क्यों भाई, ओ सॉरी सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट बच्चे, दायित्व भाग में हमने गलत लिख दिया। ये इस पे आ रहा है आपका चिट्ठे के संपत्ति भाग में। अरे क्यों भाई, ये संपत्ति है क्या, बच्चे समझो जरा ये क्या होके चल रहा है। ये आपका, अगर हम बात करें बैलेंस शीट की, है ना, ये हमारी एसेट साइड, नॉर्मल बैलेंस शीट ले रहा हूं मैं अभी हॉरिजॉन्टल, आप डोंट डोंट वरी, अभी सब समझाने के लिए, ठीक है। और ये हमारी इधर लायबिलिटी साइड। अब देखो, जो हमारी एसेट साइड है उसके अंदर क्या सिर्फ एसेट्स ही आती है बच्चे? अगर हम बात करें बैलेंस शीट के अंदर आता ही क्या है, बात समझो जरा। बैलेंस शीट के अंदर बैलेंसेस आते हैं। सबसे पहली बात, ये कोई अकाउंट नहीं है, ये किसी भी प्रकार का कोई अकाउंट नहीं है। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ अकाउंट। उसको भी जब स्टेटमेंट की फॉर्म में ले आए तो हमने क्या बोल दिया उसको, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। उसको स्टेटमेंट फॉर्म में ले आए जब उसको अकाउंट्स की श्रेणी से थोड़ा हमने बाहर ले आए, वरना बैलेंस शीट तो पहले ही बाहर थी। मतलब प्रोप्राइटरशिप के केस में भी जो बैलेंस शीट बनती है वो कोई अकाउंट नहीं है, नहीं है सर, बना ही नहीं सकते। बात समझो जरा, बना ही नहीं सकते। तो सर हम फिर बैलेंस शीट बना के चलते हैं, हम एक पर्टिकुलर डेट पे अपने बैलेंसेस को देखने के लिए, अपने बिजनेस की सिचुएशन को देखने के लिए हम बैलेंस शीट बना के चलते हैं, जिससे कि हमारे सिचुएशन का पता चलता है। ठीक है जी। हिंदी में क्या बोला जाता है इसको, तुलन पत्र, आर्थिक चिट्ठा, है ना। तो इसीलिए बोला जाता है, ये आपका सिचुएशन बताता है उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है ना। सीबीएसई वाले बच्चों ने पढ़ा होगा कि बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर सिर्फ इवेंट्स नोट डाउन होते हैं। तो हाँ जी बच्चे, बिल्कुल इवेंट्स ही नोट डाउन होते हैं, इसके अंदर ट्रांजेक्शन्स नहीं आती। क्यों, समझो जरा। ट्रांजेक्शन्स जो है, ट्रांजेक्शन्स जो है वो हमारी डे टू डे ऑपरेशंस का पार्ट है ना। डे टू डे ऑपरेशंस में आ रहे हैं हमारे, वो कहाँ पे आ जाएगा, वो एसओपीएल में आएगा ना। उससे हमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सब यहाँ पर आके चल रहा है। बट आपको सर ना ना गलत बात है क्या सर कहोगे, कुछ ट्रांजेक्शन जो हैं जैसे हमारी ट्रांजेक्शन ही हैं हमारी रिकरिंग नेचर की हैं, बार बार होने वाली चीजें हैं, लेकिन वो फिर भी हमारी बैलेंस शीट के अंदर जाती हैं। तो बच्चे वहां पर ध्यान देना जरा, वो फिर भी इवेंट बन रहा है। जैसे आप कह रहे हो सर आउटस्टैंडिंग सैलरी दिखती है ना, वैसे सैलरी हमारा कहाँ पे आता है, पेंडल। अरे बच्चे समझ गए हम आपकी बात को, समझो समझो। यहाँ पे होके क्या चल रहा है, वो भी आपका एक तरह का इवेंट बन गया। क्यों बन गया बच्चे, क्योंकि वो जो चीज है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ही, तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ही वो सिर्फ आउटस्टैंडिंग है, उसके बाद उसका पेमेंट, उसका सेटलमेंट हो जाना है। ठीक है। आई होप इतनी एक्सप्लेनेशन आपको काफी है, बाकी आप समझदार बच्चे हैं। आइए जरा आगे बढ़ते हैं।
अवशिष्ट याचनाएं दिखलाई जाती हैं। अवशिष्ट, हाँ जी ये ठीक है, यहाँ पर ये टाइपिंग एरर है थोड़ी सी, है ना, कोई बात नहीं। अवशिष्ट याचना, बकाया याचना, है ना, इंग्लिश वाले क्या, कॉल इन एरर बच्चे, कॉल इन एरर कहाँ दिखलाई जाती है? याचित पूंजी में से घटाकर, याचित कॉल्ड अप कैपिटल में से रिड्यूस करके, क्या ऐसी बात है? या फिर कॉल्ड अप कैपिटल में हम इसे जोड़ के दिखाते हैं, इश्यूड कैपिटल में से हम इसे लेस करके दिखाते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, इसे चिट्ठे में हम इसे संपत्ति भाग में दिखाते हैं, एसेट्स में एज अ एसेट। तो क्या करते हैं हम इसका, बताओ जरा। ओ पहले ही हमने यहाँ पर आपको आंसर बता दिया। तो देखो जरा, याचित पूंजी में से हम इसको घटाकर दिखाते हैं बच्चे। क्यों दिखाते हैं? देखो जरा, जैसे हमने कहा जी 5 लाख रुपए मांगे गए हैं, 5 लाख रुपए मांगे गए हैं, जितने मांग लिए गए उसमें से हमें नहीं आया जो पैसा, हमने कहा भाई 50,000 रुपए हमारे नहीं आए, तो हम क्या कहेंगे, 4,50,000 रुपए आ गए हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, इसको हम बोलते हैं पेड अप कैपिटल, है ना। और ये हमारा बैलेंस शीट के मेन शेयर कैपिटल वाले शेड्यूल में शो होता है। ठीक है जी, क्या ऑथोराइज शेयर कैपिटल या फिर हमारी इश्यूड कैपिटल या फिर कॉल्ड अप कैपिटल, क्या हमारी बैलेंस शीट में मेन हेड में शो होती है, शेड्यूल के अंदर शो होती है? नहीं शो होती बच्चे। वो कहां पे शो होती है? नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर शो होती है। वो वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या शो हो सकती है? पेड अप कैपिटल शो हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। अधिकार अंशों का प्रस्ताव किसको दिया जाता है? सर क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो यार आप, है ना। अरे मैंने कहा बच्चे कोई बात नहीं यार, है ना, प्रैक्टिस तो करनी है। आ जाओ, कुछ सिली सिली क्वेश्चन भी आएंगे, है ना। जब देखते आप गदरा जाओगे कि हाँ मजा ही आ गया। ठीक है जी, तो देखिए अधिकार अंशों का प्रस्ताव किसको दिया जाता है? कंपनी के प्रबंधकों को, प्रवर्तकों को, मौजूदा अंशधारियों को, या फिर बैंकरों को। तो किसको दिया जाता है? मौजूदा अंशधारियों को। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में से? राइट शेयर्स। ओके, क्या चलता है? जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, हम उनको एक राइट देते हैं क्या, कि भैया देखो हमें अब एक्सपेंशन के लिए पैसे की है जरूरत, पैसे की है जरूरत, तो हम आपको ये पहले अधिकार देते हैं कि आप इन शेयर्स को लीजिए, हमें पैसा दीजिए और हम एक्सपेंशन कर पाए, सो दैट और यहां पर शेयर होल्डिंग ना बढ़े, क्योंकि शेयर होल्डिंग बढ़ने से कंपनी को नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है सर? बहुत ज्यादा डिसीजन, मतलब क्या कहते हैं ना, सीधी साधारण भाषा में अगर हम बात करें तो डिसीजन मेकर जो है ज्यादा बढ़ जाते हैं, और जितने ज्यादा लोग होंगे ना वहां पे डिसीजन लेने वाले, उतना ही जो डिसीजन सही नहीं लिया जाएगा। हर कोई अपनी अपनी चलाएगा वहां पर। ठीक है जी, तो कंपनी भी ये कोशिश करती है कि उसके जो शेयर होल्डर्स हैं वो लिमिटेड रहें। ठीक है जी, इसी के लिए अगर आपने ध्यान दिया हो बच्चे, इसी के लिए कई बार जब ज्यादा हो जाते हैं तो कंपनी क्या करती है? बाय बैक करती है। ठीक है, खैर ज्यादा एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे नहीं दे सकते, सिंपल एक नंबर का फ्लैट क्वेश्चन है, याद रखने के लिए इतना काफी है। तो आइए जरा आगे बढ़ते हैं। अधिकार अंशों का निर्गमन कंपनी द्वारा अंशों के प्रथम आवंटन के कितना समय बीत जाने पर ही संभव है? यानी कि राइट शेयर्स कब इश्यू हो सकते हैं? ठीक है जी, फर्स्ट अलॉटमेंट के कितने टाइम बाद? 6 माह बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, या फिर 3 साल बाद? हाँ जी, हाँ जी, बताओ बताओ बताओ। अरे अरे अरे, 1 साल बाद बच्चे, सबको पता है। तो सर हमें तो पता था पहले से। अरे हाँ बच्चे, होशियार हुआ। ठीक है, फिर भी हम क्या कहते हैं उसे, क्योंकि एग्जामिनेशन में जाना है, एग्जाम्स देने, तो इसलिए जस्ट आपको एक रिमाइंड करवा रहे, हमें पता है बच्चे, आपको आता है। ठीक है, हाँ जी, तो जब एक विद्यमान कंपनी अपने विद्यमान अंशधारियों को विक्रय के लिए अपने अंशों का प्रस्ताव देती है, विद्यमान बोले तो एग्जिस्टिंग कंपनी है, मतलब पहले से कंपनी चल रही है, ऑलरेडी कंपनी चल रही है, और अपने जो ऑलरेडी उसके जो विद्यमान अंशधारी हैं, जो पहले से उसके पास शेयर होल्डर्स हैं, वो उन्हीं को कह रहे हैं भैया आओ और हमारे शेयर खरीद लो।
ऐसे शेयर्स को क्या कहा जाता? अरे सर अभी तो बताया आपने, पीछे ही अभी तो बताया। हाँ जी सर, क्या बोलते हैं उनको? हाँ जी, अरे लो सर, ये आ गया हमारा ऑप्शन, अधिकार अंश निर्गम, है ना? क्योंकि ये क्वेश्चन अभी पीछे डिस्कस हुआ था, इसलिए मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगा के चल रहा हूं। ठीक है बच्चे, आई होप यहां तक सभी साथ साथ हो, है ना? अगर ठीक ठाक लग रहा है आपको तो लाइक का बटन फोड़ दो। इतना भी नहीं करना कि 2 बार कर देना, नहीं 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 नहीं, आराम से भाई, आराम से, है ना? कोई भागा दौड़ी नहीं करनी है, आराम से, सबको समय मिलेगा। हाँ जी, तो अंशों का आवंटन डैश के पश्चात ही किया जा सकता है। तो देखिए जरा क्या बात कर रहे हैं, और सर क्या मतलब कब दे सकते हैं हम शेयर, कब हम शेयर अलॉट कर सकते हैं? अंशधारियों का अनुमोदन लेने के पश्चात, क्या ऐसा है क्या? आगे देखते हैं सर, सेबी का अनुमोदन लेने के बाद, अच्छा जी, न्यूनतम अभिदान की प्राप्ति, या फिर कंपनी के रजिस्ट्रार का अनुमोदन? हाँ जी, तो किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी भैया, या फिर सॉरी, किसके बाद ही हम, किस सिचुएशन के बाद ही हम अंशों का आवंटन कर सकते हैं? हाँ जी, क्या कहती, क्या कहती पब्लिक? आओ जरा इनका ऑपरेशन कर लें, अंशधारियों का अनुमोदन लेने। अरे भैया अंशधारियों का, अगर उनकी परमिशन नहीं थी तो एप्लीकेशन ही क्यों देते, बात समझो जरा। तो वो तो ऑलरेडी जिस टाइम पे एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं ना, उसी टाइम पे अपनी परमिशन दे के चल रहे हैं दैट वी एग्री टू अबाइड बाय द रूल्स for the company and for the exchange if the shares are being sold out on stock exchange। ठीक है, सेबी का अनुमोदन, अरे भैया अगर लिस्टेड कंपनी है तो सेबी का अनुमोदन लेने के बाद ही वो शेयर्स इशू कर सकती है। अच्छा, कंपनी के रजिस्ट्रार के अनुमोदन, देखो जैसे ही एक लिस्टेड कंपनी, जैसे ही एक लिस्टेड कंपनी पब्लिक इशू करती है तो उसको उसको रजिस्ट्रार से भी परमिशन लेनी पड़ती है, उसको सेबी की गाइडलाइंस का भी पालन करना पड़ता है। ठीक है जी, वो क्या करते हैं, वो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो है इशू करके चलते हैं। ठीक है जी, वो आप जॉन से भी, जिस भी स्टॉक एक्सचेंज पर वो कंपनी लिस्ट होने जा रही है उसकी वेबसाइट पे भी आप उसे फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, अब सर न्यूनतम अभिदान की प्राप्ति, अब ये आपको पता है सब कंपनीज के केस में अलग अलग होता है, वो सर कैसे? अरे बच्चे रुको, देखो अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी है तो इन दैट केस 90% हमने पढ़ाई न्यूनतम अभिदान, मतलब कम से कम एज पर कंपनी एक्ट 2013 90% लोगों ने अप्लाई किया हो तभी आप उनको शेयर दे सकते हो, वरना आपको क्या करना पड़ेगा, सभी का पैसा वापसी करना पड़ेगा, तब तक एक सेपरेट बैंक अकाउंट में आपको पैसा सारा का सारा रखना पड़ेगा। ठीक है जी, और अगर कोई लिस्टेड कंपनी है सर, है ना, तो उसको एज पर सेबी गाइडलाइंस 100% उसको शेयर एप्लीकेशन प्राप्त होनी चाहिए, उससे ज्यादा ही हो जाए कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार का, बट 100% मिनिमम है। ठीक है सर, ऐसा ना हो तो उनके पैसे वापसी करने पड़ते हैं सभी के, जितने के भी आए होते हैं। तो सर ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। हाँ जी बिल्कुल रिस्क है, कंपनी का खर्चा इसमें काफी कुछ आता है। तो सर इस रिस्क को मतलब फिर मिटिगेट किया जा सकता है? यस बिल्कुल मिटिगेट किया जा सकता है। कैसे? तो देखिए सर, अंडर राइटर नाम की भी कोई चीज होती है। अंडर राइटर बोले तो अभी गोपक, ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये कंपनी को इस बात का अश्योरेंस देते हैं, यकीन दिलाते हैं कि माए बाप आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत ना है, हम हैं आपके साथ, तो फिक्र की क्या बात। ये क्या करते हैं, ये कमीशन लेते हैं और उसके बदले कंपनी को अश्योरेंस देते हैं कि अगर आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ तो हम उस कमीशन के लिए, क्योंकि हम कमीशन तो ले रहे हैं, मैं नहीं ले रहा, मतलब वो ले रहे हैं, तो इन दैट केस क्या करेंगे, वो उसको परचेज कर लेंगे। ठीक है, ओके, तो आइए जरा आगे चलते हैं। जब तक
अन्यथा न कहा गया हो, मतलब क्या, जब तक और कुछ ना कहा गया हो एक पूर्वाधिकारी अंश सदैव ही माना जाता है। तो देख लीजिए जरा इसको, असंचयी। अब ये संचयी क्या होता है, संचयी या फिर कुमुलेटिव जिसको बोलते हैं, कुमुलेटिव। तो देखिए क्युमुलेटिव बोले तो, या फिर जिसको हिंदी में संचय बोलते हैं, संचयी, ये क्या होता है। तो ये एक ऐसा पूर्वाधिकारी अंश होता है कि अगर आपको पता है कि पूर्वाधिकारी अंशों पर जिस वर्ष लाभ नहीं होता उस वर्ष लाभांश नहीं मिलता, है ना। डिबेंचर्स की तरह इनका सीन नहीं है, इनको अगर प्रॉफिट होगा तो मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। बट अगर संचयी पूर्वाधिकारी अंश होंगे और इस बार आपको प्रॉफिट नहीं मिला, इस बार डिविडेंड नहीं मिला, क्यों, क्योंकि इस बार प्रॉफिट नहीं है, तो इनका ये वाला जो शेयर है ये अगली बार जुड़ के मिलेगा। कब, अगर ये संचयी होंगे तो संचय हो जाएगा, मतलब क्या, उनका जुड़ जाएगा, ठीक है, वो जुड़ के मिलेगा अगले साल, पिछले साल का भी और इस साल का भी। इन्हें बोलते हैं संचयी पूर्वाधिकारी अंश। फिर होते हैं परिवर्तनीय, इसी में सारे में घुमाएगा, मैं पहले आपको समझा देता हूं। परिवर्तनीय यानी कि क्या, कन्वर्टेबल, अंग्रेजी वाले भी साथ साथ देख लें। अब ये क्या होते हैं सर, कंपनी जिस टाइम पे शेयर इशू करती है ना, तो उस समय पर कंपनी कई बार कंडीशन डाल देती है, डिबेंचर्स के केस में भी, कि हम इतने समय के बाद हम आपको ये ऑप्शन देंगे, है ना, कि आप यहां पर अपने इन शेयर्स को, अपनी सिक्योरिटीज को कन्वर्ट कर पाओगे इनटू किस में, इक्विटी शेयर्स, आप इसे इक्विटी शेयर्स में बदल पाओगे। तो इसे बोलते हैं परिवर्तनीय अंश, ठीक है जी। और फिर एक होते हैं सहभागी। सहभागी क्या होते हैं सर, अंग्रेजी वाले पार्टिसिपेटिव। अब आप कहोगे सर गलत बात है, ये तो बहुत छोटी सी बात पूछी, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताओ, है ना। अब ऑप्शंस देख लो जरा, संचयी, अपरिवर्तनीय और असहभागी। संचयी, परिवर्तनीय और सहभागी, मतलब ये एक एक वर्ड का हेरफेर करके ये आपसे कॉम्बिनेशन पूछवा रहे हैं कि बताओ क्या किया जाए, किसको छोड़ा जाए, किसको मारा जाए, है ना। तो आइए जरा देख लेते हैं, हमारी पिटारी खुल चुकी है। उत्तर ब है बोले तो संचयी, मतलब क्या, अगर और कुछ ना कह रखा हो तो इनका जो लाभांश है वो क्या होता है, इकट्ठा होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है ना। इस बार नहीं मिला तो अगले बार मिलेगा, जुड़ के मिलेगा। अपरिवर्तनीय मतलब और कुछ नहीं कह रखा तो इनका एक समय के बाद क्या हो जाता है, शोधन कर दिया जाता है, इनके पैसे वापसी कर दिए जाते हैं, है ना। असहभागी मतलब ये कंपनी के डिसीजन मेकिंग के अंदर हिस्सा नहीं ले पाएंगे, ठीक है। आपको मैंने यहीं पे हिंट दे दिया, फिर भी आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो यहां तक क्वेश्चन आपको समझ में आता है, किसी भी पॉइंट में डाउट हो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। प्रार्थित पूंजी और प्रदत्त पूंजी का अंतर कहलाता है। प्रार्थित पूंजी, प्रार्थित, प्रार्थित बोले तो क्या, हाँ जी, प्रार्थित, चलो देख लो इसको भी। प्रार्थित पूंजी और एक हमारी प्रदत्त पूंजी। देखो आपने जितना पैसा मांगा गया है शेयर होल्डर्स से और जितना पैसा उन्होंने दे दिया है, कि उनके बीच की बात पूछ रही है। जितना पैसा मांगा गया एंड जितना पैसा मिल गया, दोनों का जो डिफरेंस है वो क्यों आ रहा है, उसे हम क्या बोल सकते हैं। क्वेश्चन आ रहा समझ में, आई होप क्वेश्चन सभी को समझ में आ रहा। आदत याचना, वैसे हम आपको पता है क्लास में सभी के ऊपर पूरा एक डिटेल्ड चर्चा रहती है हमारी, बहुत लंबी क्लास चलती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं इस लाइन, है ना, ठीक है जी। आदत याचनाएं बोलते हैं क्या इसको, सर क्या बात कर रहे हो, मैंने कहा कोई बात नहीं। अग्रिम प्राप्ति याचनाएं, अयाचित पूंजी या फिर प्रदत्त पूंजी, क्या बोलते हैं सर, प्रदत्त पूंजी तो पहले ही नहीं हो रहा, क्यों, प्रदत्त पूंजी तो क्या है, जो उन्होंने पैसा दे दिया, और हम पूछ रहे हैं डिफरेंस की बात, है ना। अयाचित पूंजी, अरे नहीं सर ऐसा भी नहीं हो सकता, क्यों, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखो ये तो मांगी ही नहीं गई है,
अच्छा, फिर उसके बाद अग्रिम प्राप्त याचनाएं, अगर हम बात करें अग्रिम प्राप्त याचनाएं की, तो वो तो वैसे ही लायबिलिटी बन जाएगी। देखो अगर हमने मान के चलो 10,000 रुपए मंगाए और 12,000 हमें प्राप्त हुए, तो क्या चल रहा है, वो 10,000 तो यहीं पे हमारी पूरी हो जाएगी पहले, ये 2,000 रुपए अलग से लायबिलिटी शो होगी हमारी। तो बच्चे इनमें तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा ना, बट यहाँ पे डिफरेंस आने का इसका तो कोई कनेक्शन नहीं, तो बचा क्या, ये बच गया बस, है ना। और क्या हो सकता है इसके अलावा, ठीक है जी। तो चलो आगे देखे चलते हैं। निर्गमित पूंजी के अंशों की संख्या और प्रार्थित पूंजी के अंशों की संख्या के बीच का अंतर का कारण हो सकता है। समझो जरा, निर्गमित पूंजी, इश्यूड शेयर कैपिटल, इसमें और प्रार्थित पूंजी यानी कि क्या, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब बच्चा डिफरेंस क्या है, पहली तो बात ये बताओ मुझे, इनके इनमें मतलब क्या है, इनका कहना क्या है इनका। इश्यूड मतलब हमने जितना जनता को निर्गमित किए, हमने कहा भाई हम 1,00,000 अंश जनता को जारी करने का प्रस्ताव जारी कर रहे हैं, हमने परिविवरण जारी कर दिया है, प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया है, बट उसमें से हमारे पास एप्लीकेशन आती है 95 और मैं मान के चल रहा हूं कि कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। तो क्या न्यूनतम सब्सक्रिप्शन हो चुका है, हाँ जी हो चुका है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखो यहां पर क्या होकर चल रहा है, हमने मांगे थे, इतने का आवेदन करा था, बट लोगों ने कम के लिए अप्लाई करा, तो क्या हम इनको इससे ज्यादा शेयर दे देंगे, नहीं दे सकते भाई, हमारे पास एप्लीकेशन ही 95,000 आई है। तो कह रहे ये जो शेयर्स के जो बीच का अंतर है, ये जो 5,000, इसको क्या कहा जाएगा, उसका क्या कारण क्या है, क्या कारण है, ये जो 5,000 जो है इसके बीच का कारण क्या है, सुरक्षित पूंजी, हाँ जी बताओ जरा। तो बच्चे सबसे पहले तो यहीं पे जो सवाल आ जाता है, रिजर्व कैपिटल, अरे यहीं पर बात खत्म नहीं होती, एक रिजर्व कैपिटल और एक कैपिटल रिजर्व, है ना। ये कौन सी नई हवा है, हाँ जी, तो ये कौन सी नई हवा है, तो देखो रिजर्व कैपिटल जो है वो रिजर्व्ड है, जो कि सिर्फ और सिर्फ कंपनी के समापन के समय मांगी जाएगी, जब कंपनी बाउंड अप होगी तभी मांगी जाएगी, उससे पहले नहीं मांगा जाएगा। और ये क्या है, ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, साधारण शब्दों में बात करो तो दड़ा लगा हुआ है कंपनी का, है ना, यूपी वाली भाषा में, है ना। हाँ जी। नेक्स्ट, अंशों का हरण, क्या अंशों का हरण करके हो सकता है, नहीं भाई, हरण हुरण तो बात की बात है, ये तो अभी एप्लीकेशन के टाइम की ही बात हो रही है, जब पब्लिक से एप्लीकेशन आई है तो उस टाइम पे तो हमने हरण करते बात ही नहीं करनी है ना। अभी नवी नवी एंगेजमेंट हो रही है, और अभी एंगेजमेंट हो रही है तुम बात कर रहे हो डाइवोर्स की, गलत बात हो गई ना तो, है ना। हाँ जी, अयाचित पूंजी, बताओ जरा, अयाचित, हम्म, चलो आगे, इनमें से कोई नहीं, तो बताइए जरा क्या कारण हो सकता है। ये लो, हाँ जी, हरण, क्या सर, ये तो आपने उलझा दिया थोड़ा सा, है ना। तो देखो, बिना उलझाए और बिना उलझे अगर आगे बढ़ोगे ना, तो फिर कहीं ना कहीं मात खाओगे, ठीक है। एग्जाम में आपको ऐसे ऐसे ऑप्शंस मिलने वाले हैं जो कि आपको देखने में लगेंगे सिमिलर सिमिलर से हैं, ठीक है। तो उनकी जालसाजी में नहीं फंसना है, ठीक है, और उनको ध्यान से डील करना है, ठीक है जी। तो आइए जरा बच्चे बात कर लेते हैं, किसकी बात कर रहे थे हम, इश्यूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल के बीच की। अब देख लो जरा, निर्गमित पूंजी के बीच अंशों की संख्या, प्रार्थित पूंजी के अंशों की संख्या बीच का अंतर कारण हो सकता है।
इस क्वेश्चन में जो है बच्चे ये हरण दे रखा है, बट अकॉर्डिंग टू मी ये होना नहीं चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो समझा जरा, हम क्या करके चल रहे हैं, हमने यहां पर इशू किया है। ठीक है, मजे की बात बताऊं आपको कि कई बार जो है यूनिवर्सिटी ऐसे ऐसे ही क्या करती है, ऑप्शंस देती है बच्चों को, फिर बाद में उनको करेक्ट करती है। ठीक है, तो ये कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये क्लरिकल एरर कभी भी हो सकती है, लेकिन आपने अपना दिमाग जरूर लगा के चलना। ठीक है, तो देखो जरा यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, ऑल दो ऑप्शन ये गेट दे रखा है, बट आई विल नॉट गो विद दैट। मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे का कारण क्या। इश्यूड शेयर कैपिटल है, अब सपोज करिए आपने 1,00,000 अंश जनता में निर्गमित किए, 95,000 के लिए एप्लीकेशन आई है, तो जो 5,000 का डिफरेंस है ये किस लिए होगा? भाई जनता ने जो है एप्लीकेशन ही नहीं करी ना, एप्लीकेशन ही नहीं करी है, समझ रहे हो? तो यहां पर ये जो अंशों का जो हरण है, ये वाला जो सीन है, ये यहां पर कतई नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, ऑल्दो यहां पर ऑप्शन गिवन है, बट अकॉर्डिंग टू मी दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। ठीक है, आगे चलिए जाए। जब अंश हरित किए जाते हैं तो क्या सर हमें कोई कोई ऐसा, हाँ जी, एक दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एक दो क्वेश्चन मिलेंगे जिनका ऑप्शन जो है कई बार यूनिवर्सिटी गलत कर देती है। ठीक है, हो सकता है मैं भी गलत हूं, यहाँ पर मुझे बता देना अगर कोई विद्वान बैठे हुए हैं, है ना? ठीक है जी, हाँ जी, हाँ, अगर देखो अगर क्या होता है ऐसा सिनेरियो आता है और इसमें जो है यूनिवर्सिटी को फिर रियलाइज होता है, तो आपने जो भी ऑप्शन टिक कर रखा है तो सभी के आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है जी, कई बार ऐसे एग्जाम्स में होता है। ठीक है, तो जब अंश हरित किए जाते हैं तो अंश पूंजी खाता डेबिट किया जाता है किस अमाउंट से? हरण अंशों की प्रदत्त राशि से। हाँ, जितना पेड अप कैपिटल है, जितना पेड अप अमाउंट है उससे। अरे नहीं, चलो एंट्री बताओ, एंट्री बताओ सर। शेयर कैपिटल काउंट डेबिट टू, शेयर फॉरफीचर टू, अनपेड कॉल्स, जो भी हमारी कॉल पेंडिंग है। सर ये जितना पैसा आ गया और ये जितना पैसा नहीं आया, तो सर ये किससे डेबिट कर दें? देखिए ये हम करते हैं मांगी गई राशि से, जितना पैसा मांग लिया गया, या फिर याचित राशि से, इसको हम याचित राशि भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, तो आइए जरा फटाफट देख लेते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पर लिखने में कई बार मिस्टेक हो जाती है। हाँ जी, हरित अंशों की याचना राशि से। लो जी सर, आपका क्वेश्चन का आंसर यहीं पर मिल गया है। आगे देख लेते हैं क्या ऑप्शन है। हरित अंशों के अंकित मूल्य से, हरित अंशों के अयाचित मूल्य से। तो देखिए हमने पहले ही यहाँ पर आपको बता दिया कि किससे मांगा जाता है, याचित राशि से। ठीक है जी, तो फटाफट से आगे बढ़ते हुए जरा, हरित अंशों के पूर्व निर्गमन पर लाभ हस्तांतरित कर दिया जाता है। हरित अंशों के पूर्व निर्गमन पर लाभ, जो हमें इशू किया गया था, हमने जो इशू पहले किया था उस पर जो हमें लाभ हुआ था वो हम कहां ट्रांसफर कर देते हैं, और किस पे भला? समझो जरा, हरित अंशों पर, यानी कि वो शेयर्स जो हमने फोरफिट कर लिए। सर लास्ट में जाके हम इस शेयर फोरफिचर के बैलेंस को किस में ट्रांसफर करते हैं? चटनी में डालते हैं ना, हम उसकी जीरो कर देते हैं उसको। कहां ट्रांसफर करते हैं हम उसको? कैपिटल साहब। ठीक है, तो आओ जरा, ये लो आपके पास चार ऑप्शन थे, हमारे पास मिल गया हमें सामान्य संचिति, पूंजी का संचिति, लाभानी खाता और अंश पूंजी। तो कौन सा है सर? पूंजी का संचिति, यानी कि कैपिटल था। ठीक है, आई होप यहां तक सभी साथ साथ बने रहे। कंपनी नियम 2013 की धारा 39(2) के अनुसार न्यूनतम आवेदन राशि अंश के अंकित मूल्य का कितने परसेंट में होनी चाहिए?
5%, 10, 25 या फिर 20? बताओ बताओ, जल्दी से बताओ। हाँ जी, कितना? ठीक है, 5%। आगे बढ़े। सेबी दिशा निर्देशों के अनुसार न्यूनतम आवेदन राशि अंश के निर्गम मूल्य के कितने % से कम नहीं होगी? सर यहां पर देखो हमें डाउट आ गया। क्या सर? देखो जरा, कंपनी नियम 2013 की धारा 39(2) के अनुसार न्यूनतम आवेदन राशि अंश के अंकित मूल्य का कितने % है? 5%। न्यूनतम आवेदन राशि मतलब मिनिमम जो है, अगर 100 रुपए का शेयर है तो 5 रुपए मांगे जाएंगे। कहां पे है ये? कंपनीज एक्ट का सेक्शन 39 सबसेक्शन 2 बात कर रहा है। ठीक है, और यहां पर किसकी बात हो रही है? सेबी दिशा निर्देशों के अनुसार। तो बच्चे ये बात किसके लिए करके चल रहा है? ये बात कर रहा है लिस्टेड कंपनी के, है ना, जो कि स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। सेबी के दिशा निर्देश, सेबी के जो दिशा निर्देश हैं वो उन पर अप्लाई होते हैं। ठीक है जी, तो कितना % जो है यहां पर अंश का हमें न्यूनतम आवेदन लेना पड़ेगा? ठीक है जी, 5, 10, 25 और 20। हमारे पास वही सेम ऑप्शंस हैं पिछले वाले, है ना, बट क्या यहां पर आंसर जो है डिफरेंट होगा? यस, व्हाई नॉट। आंसर 20%। ठीक है जी, ओके, आगे बढ़ते। यदि यदि निर्गम आकार 500 करोड़ तक का है तो ऐसे अंशों को आवंटन की तिथि के डैश के अंतर्गत पूर्ण हो जाना चाहिए। कितने टाइम के? 6 महीने के, 1 साल के, 2 साल के, कितने टाइम के? ऑप्शन देख लेते हैं जरा। अरे 6 महीने दे रखे, 6 महीने, फिर 10 महीने, फिर 12 महीने और 18 महीने। तो कितने टाइम के अंदर इनका जो पैसा वो पूरा हो जाना चाहिए? क्या बात करते हो, ऐसे ऐसे सवाल तो ना हम चटनी बना के खा जाते हैं, है ना, हम देखते भी नहीं है। कहा हाँ ठीक है, तो ये लो सर, बना लो चटनी। कितना जी? वही हमारा 1 साल। आगे चलो, अंशों के निर्गमन पर प्रीमियम का प्रयोग किया जा सकता है। अंशों के निर्गमन पर प्रीमियम जो हमें आया है उसका हम प्रयोग कहां कर सकते हैं? सेक्शन 52 याद कर लो नलायकों, है ना। ठीक है, पहला, लाभों के विभाजन के लिए क्या केस पढ़े थे हमने? सेक्शन 52 सब सेक्शन कौन सा था? 2 ही था या कुछ और था? बताओ। अरे भाई, मैं पता है बच्चों, गुस्सा नहीं हो रहे, कतई नहीं, है ना। कौन कौन से केसेस थे वहां पर? याद करो जरा। 5 केस थे भाई। कौन कौन से थे? बताओगे कुछ? एक तो जिस टाइम पे भी आप वीडियो देख रहे हो ना, जो जो आपसे पूछा जा रहा है कमेंट करते जाओ, करते जाओ। ठीक है, प्रैक्टिस आपकी हो रही है साथ साथ। एग्जाम मुझे नहीं देने हैं, एग्जाम बच्चे आपको देने हैं। ठीक है क्योंकि हम तो ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, हम एग्जाम नहीं देने, एग्जाम देने हैं अब आप, तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। हाँ, मेहनत जरूर हम आपके साथ करके चलेंगे, और जब कंबाइंड मेहनत लगेगी तभी जाकर कुछ इफेक्टिव आउटपुट निकल पाएगा। ठीक है, तो मुझे ये जो केसेस हैं ये आप कमेंट करके बताओगे कि कौन कौन से केसेस में ही हम सिर्फ इस प्रीमियम का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है जी, अंशों के निगमन पर प्रीमियम का प्रयोग किया जा सकता है। लो जी सर, ये आ गया हमारे पास ऑप्शन। चलो जी, देखते ही आपने पकड़ लिया, पूर्णतः बोनस अंश के निर्गमन के लिए, है ना। ओके जी, आगे बढ़े। कंपनी नियम 2013 की धारा 52 के अनुसार प्रतिभूति प्रीमियम की राशि को किसके लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता? अरे वाह बच्चे, देखो यहां पर अगर आपको सेक्शन 52 याद है, सेक्शन 52 आपको याद है तो आप ये क्वेश्चन आराम से अटेंड कर लो सर। हलवा क्वेश्चन है, हलवा। पूर्णतः अधिलाभांश अंशों के निगमन के लिए सर करते हैं, बिल्कुल इसका प्रीमियम का यूज किया जाता है यहाँ पर, है ना। आगे प्रारंभिक व्ययों के अपलेखन के लिए सर ये भी करते हैं।
कंपनी की हानि को एप्लीकेशन के लिए बताओ करते हैं कि नहीं करते हैं? अंशों के निर्गमन पर कमीशन या कटौती के एप्लीकेशन के लिए सर ये भी करते हैं। तो सर एक ही ऑप्शन बच गया अब तो, है ना? हाँ जी, ठीक है, बढ़े आगे। सर नोट कर लेने दो, स्क्रीनशॉट लेने दो, ले लो भाई, इतनी देर कहाँ लगती है, पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना? बट अगर आप ऐप के अंदर देख रहे हो, है ना, तो आपको अलग से ही पूरा का पूरा इसका स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में सब कुछ मिला हुआ है। तो नालायकों किस बात का स्क्रीनशॉट लेना है तुमने? आपको डिजिटली सब कुछ उपलब्ध है ना? तो परेशान होने की कोई बात नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है जी। स्वेट इक्विटी शेयर्स किसको निर्गमित किए जा सकते हैं? डैश को निर्गमित किए जा सकते हैं, कंपनी के संचालकों को। मतलब स्वेट कौन से? पसीने वाले शेयर हैं ये, पसीना वाला शेयर, है ना? अभी किसको दिए जा रहे हैं? जो पसीना बहाते हैं उनको ही तो दिए जाएंगे ना, है ना? ठीक है जी। जी, संचालकों को और कर्मचारी को। ओके जी। तो क्या बैंकर को दे सकते हैं? नहीं सर। प्रतिभूति प्रीमियम को डैश के एप्लीकेशन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पर सर कभी कभी थोड़ा सा जो है इसको इग्नोर करिएगा, है ना? डैश के एप्लीकेशन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। संपत्तियों की बिक्री पर हानि है? क्या ऐसा भी पढ़ा था सर हमने सेक्शन 52 में? हाँ जी, प्रारंभिक में, हाँ जी, इसको तो करके चलते हैं आगे। अप्राप्य डूबत ऋण, चलो देखते हैं इसको भी, है ना? देखते हैं बच्चों को क्या करके चलते हैं, कितना याद है। मतलब देखो आप सेक्शन 52 के ना इर्द गिर्द कितने सारे क्वेश्चन घूम रहे हैं। तो अगर आपको सेक्शन 52 याद है ना, तो आप बड़े अच्छे से, मतलब ये आप मान के चल सकते हैं कि इसमें से एक क्वेश्चन तो जो है आने के चांसेस पूरे पूरे रहते हैं, ठीक है ना? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हाँ इसमें से क्वेश्चन ना आए। कभी कभी हो सकता है आपकी किस्मत खराब हो, वरना ये एक ऐसा एरिया है जहां से वो पूछता ही पूछता है आपसे क्वेश्चन। ठीक है जी। तो देखिए इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है आपका ये लो जी, प्रारंभिक व्ययों के लिए हम इसे प्रयोग कर सकते हैं, जो कि हमने पहले ही देख लिया था। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अंशों के हरण पर प्राप्त राशि को डैश में क्रेडिट किया जाता है। देखो बच्चे, यहाँ पे अगर आपने एंट्री पास कर ली होगी, प्रैक्टिकल आपने क्वेश्चन कर रखे होंगे, शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉर फीचर, तो किसके अंदर क्रेडिट करना है? शेयर फॉर फीचर अकाउंट, अंश हरण खाता। चलो देख लेते हैं बस, लाभानी खाते में भैया, अरे भैया ऐसा नहीं हो सकता, है ना? अंश हरण खाते में, बस ठीक है, ये लो, ये आपका ऑप्शन रहा बस। अब क्या कहते हैं उसे, शांति के लिए बस ऑप्शन देख लो, बाकी हम आगे बढ़ते हैं, है ना? ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी था, है ना? तो फिर हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।